जी। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कैसे हैं आप सब? हम्म। लग रहा है आप लोग बहुत मौज में हैं। काफी खुश हो आजकल आप, है ना? पर आप लोग आजकल बड़ा दिल लगा के पढ़ रहे हो। जी बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? जी बच्चों। जी, तो हमने बेंजीन के रिएक्शंस पढ़ लिए थे। और आज हम पढ़ेंगे बेंजीन के। हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़े थे, तो क्या बेंजीन जो है वो एडिशन रिएक्शंस भी शो करता है? बेंजीन के एडिशन रिएक्शंस पॉसिबल है। तो बेंजीन के कौन से एडिशन रिएक्शंस हैं? हाँ जी, बेंजीन में हम हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं। हमारे पास तीन इसमें डबल बॉन्ड है, तो हम इसमें तीन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। निकल कैटलिस्ट 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, या इसके लिए हम प्लैटिनम भी इस्तेमाल कर सकते हैं एसिडिक मीडियम में। एसिडिक एसिड की प्रेजेंस में प्लैटिनम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये डबल बॉन्ड्स खत्म होके ये क्या बन जाएगी? साइक्लोहेक्सेन। इसी तरह हम इसमें हेलोजन भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये जो हम हेलोजन ऐड करेंगे ये किसकी प्रेजेंस में ऐड करेंगे? FeCl3 FeBr3 की प्रेजेंस में ऐड करेंगे। ये जो हम हेलोजन इसमें ऐड करेंगे ये हम FeBr3 की प्रेजेंस में ऐड करेंगे, FeCl3 की प्रेजेंस में ऐड करेंगे, या कोई और होगा?
जी, ये सनलाइट की प्रेजेंस में होगा। अगर आप FeCl3 लोगे या FeBr3 लोगे तो फिर तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, फिर तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, लेकिन एडिशन करवाने के लिए यहाँ पर हमारे पास सनलाइट जो होगी वो इस्तेमाल होगी। और इसका मतलब हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है और एक ब्रोमीन है। हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है और एक ब्रोमीन है। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा हेक्सा ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। 6 ब्रोमीन लगे हैं तो हेक्सा ब्रोमो, और अब ये बन गई है साइक्लोहेक्सेन, हेक्सा ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। जी, क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इन द रिएक्शन सीक्वेंस, CH3 CH2 CH2 Br, इसमें हम ऐड कर रहे हैं अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो इससे बन रहा है हमारे पास C, और फिर हम उसमें सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर ऐड कर रहे हैं तो बन रहा है D। तो प्रोडक्ट D विल बी। ये आप लोगों का टेस्ट है कि आप लोगों ने रिवाइज किया है कि नहीं किया? मुझे लग रहा है आप लोगों ने रिवाइज किया। आप माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे हो। मिक्सचर ऑफ मेथनॉल एंड एथेनॉल। 2 प्रोपेनॉल। 1 प्रोपेनॉल प्रोपेनोइक एसिड। जी, ये हमारे पास एक रिएक्शन सीक्वेंस है। हमारे पास है जी 1 ब्रोमो प्रोपेन, इसमें हम अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर रहे हैं तो C बन रहा है। और C में अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर ऐड करें तो बन रहा है D। तो आपने बताना है कि ये D कौन सा है। हाँ जी, अल्कोहल तो बनेगी, लेकिन कौन सी अल्कोहल होगी? हाँ जी, ये हमारे पास अल्काइल हेलाइड है, और अल्काइल हेलाइड में जब हम अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं तो वो होती है डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। तो ये जो हमारे पास सी बनेगा ये प्रोपीन होगी। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये है जी हमारे पास सी। इसमें हम ऐड कर रहे हैं वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो वाटर ऐड करेंगे जब, तो वाटर का मतलब है AHOH। OH जाएगा इसके पास और H जाएगा इसके पास। यहां पर मार्कोनिकॉफ्स रूल अप्लाई होगा। तो OH लगेगी सेकंड कार्बन पे और H जाएगा फर्स्ट कार्बन पे। तो ये 2 प्रोपेनॉल बनेगी। राइट आंसर इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
X is decolorized when alkyl benzene are readily oxidized to benzoic acid. X is aqueous KMnO4 or K2Cr2O7, cool dilute alkaline KMnO4 or K2Cr2O7, alcoholic KMnO4 or acidified KMnO4 or K2Cr2O7. हाँ जी बच्चों, एक्स डीकलराइज हो जाता है कब? जब हम अल्काइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन करके बेंजोइक एसिड बनाते हैं। तो बताएं ये एक्स कौन है? ये कल हमने ये रिएक्शन लास्ट पे पढ़ा था कि जब भी आप अल्काइल बेंजीन्स की ऑक्सीडेशन करोगे तो सिर्फ साइड चेन ऑक्सीडेशन होगी। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एसिडिफाइड KMnO4 या पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो इसका राइट आंसर है जी डेल्टा। एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट होता है या पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है। और आप अल्काइल बेंजीन, अल्काइल चेन जितनी मर्जी ले लो, हमेशा बेंजोइक एसिड ही बनेगा। और जो एक्स्ट्रा कार्बन होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में एलिमिनेट होगा। जी अब हम स्टार्ट करेंगे ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। हम ये बात कर रहे थे कि अगर हम अल्काइल बेंजीन लेते हैं, बेंजीन के ऊपर जब अल्काइल ग्रुप लगा होता है और अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन करवाएं, तो इसकी ऑक्सीडेशन करवाने के लिए हमें कोई एसिडिफाइड पोटेशियम पर मैंगनेट लेना है या पोटेशियम डाइक्रोमेट लेना है। तो फिर इस अल्काइल ग्रुप की ऑक्सीडेशन होगी और वो चेंज हो जाएगा कार्बोक्सिल ग्रुप में। किसमें चेंज हो जाएगा? कार्बोक्सिल ग्रुप में, और साथ बनेगा वाटर। अच्छा, अल्काइल चेन आप जितनी मर्जी लंबी लेते जाओ, इसमें एक कार्बन है तो एक कार्बन से भी बेंजोइक एसिड बनेगा। अगर यहां पर आप दो कार्बन लोगे तब भी बेंजोइक एसिड बनेगा। अगर यहां पर आप तीन कार्बन लोगे तब भी बेंजोइक एसिड बनेगा। वो जो एक्स्ट्रा कार्बन होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में एलिमिनेट होगा। यानी कि आप जो मर्जी अल्काइल बेंजीन ले लो, मिथाइल बेंजीन लो, इथाइल बेंजीन लो, प्रोपाइल बेंजीन लो, बनना हमेशा बेंजोइक एसिड ही है। ठीक है। और वो जो एक्स्ट्रा कार्बन होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में एलिमिनेट होगा। तो इसके लिए हम एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम पर मैंगनेट इस्तेमाल करते हैं। नहीं, नोमेनक्लेचर इंक्लूड नहीं है इसका। हाँ जी, ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। बेंजीन रिंग में जब आपने पहला ग्रुप लगाना हो तो वो बहुत आसान है। बेंजीन रिंग में जब आपने पहला ग्रुप लगाना हो ना, तो वो बहुत आसान है। जहां मर्जी लगा दो, जहां मर्जी लगा दो, वही पोजीशन वन होगी। पहला ग्रुप जहां भी लगेगा वही पोजीशन वन होगी। लेकिन जब आपने बेंजीन रिंग में दूसरा ग्रुप लगाना है ना, यानी कि जब आपने डाई सब्स्टिट्यूशन करनी है, तो फिर हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज होती हैं? तीन। या तो वो टू पे लगेगा, या तो वो क्या होगा, वन टू, इसको हम कहते हैं ऑर्थो, या वो थ्री पे लगेगा, ये होगा वन थ्री, इसको हम कहते हैं मेटा, या वो लगेगा फोर पे, इसको हम कहते हैं पैरा। अच्छा, इस तरफ लग रहा है, अगर अगर इस तरफ इस टू पे लग रहा है तब भी ऑर्थो, और अगर इधर इस तरफ लग जाए तब भी वो टू ही होगा। इस तरफ भी लग सकता है, मतलब ये पहला ग्रुप था तो जो दूसरा ग्रुप है वो इस तरफ भी लग रहा है, तो वो इस तरफ से वन टू हो जाएगा, तो ये भी वन टू ऑर्थो ही है।
इसी तरह यहां पर हमारे पास 3 इस तरफ भी लग सकता है, मतलब यहां तो इधर 3 पे लगा हुआ है, इस 3 पे भी लग सकता है, इस 3 पे भी लग सकता है, तो ये भी 1 3 है, मेटा है। ठीक है, तो जब आपने सेकंड ग्रुप लगाना है तो उसकी हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 5। 2 ऑर्थो की पॉसिबिलिटीज हैं, 2 मेटा की पॉसिबिलिटीज हैं और एक पैरा की पॉसिबिलिटी है। तो कहते हैं अगर हम चांस की बात करें, चांस की बात करें तो हमारे पास टोटल कितनी पोजीशंस हैं? हमारे पास टोटल कितनी पोजीशंस है? 1 2 3 4 5, 5 पोजीशंस है। तो टोटल 100% है, तो 100 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो एक जो साइट है उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी होगी? 20%। एक साइड की कंट्रीब्यूशन कितनी होगी? 20%। तो, तो अगर हम चांस की बात करें तो कितने परसेंट चांस है कि ऑर्थो पे लगेगा? क्योंकि ऑर्थो की 2 पोजीशंस हैं, यहां लगे तब भी ऑर्थो, यहां लगे तब भी ऑर्थो। 40% चांस है कि ऑर्थो पे लगेगा। अच्छा, मेटा की कितनी पोजीशंस हैं? यहां लगे तब भी मेटा, यहां 3 पे लगे तब भी मेटा। इसी तरह 40% चांस है कि मेटा पे लगेगा। और पैरा के लिए एक ही साइट है, दोनों तरफ से एक ही साइट है, तो 20% चांस है कि पैरा पे लगेगा। तो अगर हम चांस की बात करें तो 40% चांस है कि जो दूसरा ग्रुप, आने वाला ग्रुप जो है वो ऑर्थो पे लगेगा, 40% चांस है कि वो मेटा पे लगेगा और 20% चांस है कि वो पैरा पे लगेगा। इसका मतलब मैं स्लो स्लो बोलूं। हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास कितने परसेंट, अगर हम चांस की बात करें तो 40% चांस है कि जो आने वाला ग्रुप है वो ऑर्थो पे लगेगा, 40% चांस है कि वो मेटा पे लगेगा और 20% चांस है कि वो पैरा पे लगेगा। हम क्या कह रहे हैं कि जब हमारे पास पहला ग्रुप लग गया, तो पहला ग्रुप ये हमारे पास लग गया, तो अब जब दूसरा ग्रुप लगना है तो दूसरे ग्रुप लगने के लिए हमारे पास कितनी जगह हैं, कितनी पोजीशंस हैं? 5 पोजीशंस हैं। अच्छा, इसमें से 2 कौन सी हैं? अगर इस तरफ लगा तब भी ऑर्थो, इस तरफ लगा तब भी ऑर्थो, तो ऑर्थो का चांस कितने परसेंट है? 40%। अच्छा, अगर इधर लगता है तब भी मेटा, इधर लगता है तब भी मेटा, तो 40% चांस है कि वो मेटा है। और इधर पैरा की एक ही पोजीशन है, तो 20% चांस है कि वो पैरा है। तो अगर हम चांस की बात करें तो 40% चांस है कि जो दूसरा ग्रुप आ रहा है वो 40% चांस है कि वो ऑर्थो पे लगेगा, 40% चांस है कि वो मेटा पे लगेगा और 20% चांस है कि वो पैरा पे लगेगा। क्योंकि बेटा पैरा की सिर्फ एक ही साइट है ना, ऑर्थो और मेटा में तो हमारे पास दो दो पॉसिबिलिटीज है ना। ये देखो, ये हमारे पास पहला ग्रुप लगा हुआ है, ये हमारे पास पहला ग्रुप लगा हुआ है। अगर इस तरफ लगता है दूसरा ग्रुप तब भी ऑर्थो, अगर इस तरफ लगता है तब भी ऑर्थो, तो ऑर्थो की 2 पोजीशंस है ना, तो इसलिए ये 40% है। अच्छा, अगर वो ग्रुप इस तरफ लगता है तब भी मेटा, इस तरफ लगता है तब भी मेटा, तो मेटा की भी 2 पोजीशंस है, इसलिए 40% मेटा। लेकिन अगर आप दोनों तरफ से आ जाओ, पैरा की तो एक ही पोजीशन है, तो पैरा के लिए सिर्फ 20%। टोटल 5 पोजीशंस थी, 5 को, और पूरा 100% था। 100 को जब हमने 5 साइड से डिवाइड किया तो एक साइड का कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है? 20%। तो ऑर्थो 20 और 20, टोटल ऑर्थो कितना हो गया? 40%। ये मेटा 20, ये मेटा 20, टोटल मेटा कितना हो गया? 40%। पर पैरा तो सिर्फ एक ही है ना, पैरा तो 20% है। लेकिन वो ये कह रहा है कि कोई चांस पे नहीं होता, कोई भी चीज चांस पे नहीं होती, तो फिर कह रहा है वो आने वाला ग्रुप कहां लगेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? तो कह रहा है कि वो जो ग्रुप पहले से लगा हुआ है, वो जो ग्रुप पहले से लगा हुआ है वो डिसाइड करेगा कि आने वाला ग्रुप कहां लगेगा। जो ग्रुप पहले से लगा हुआ है वो डिसाइड करेगा कि नया आने वाला ग्रुप कहां लगेगा। तो इस बिना पे हमारे पास दो तरह के ग्रुप्स होते हैं,
एक होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, और दूसरे ग्रुप्स होते हैं हमारे पास मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ठीक है, तो जो ग्रुप पहले से लगा हुआ है वो डिसाइड करेगा कि आने वाला ग्रुप कहाँ लगेगा। तो इस बिना पे हमारे पास दो तरह के ग्रुप्स होते हैं, एक होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स और एक होते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। अब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स क्या करेंगे, या आने वाले ग्रुप को या तो ऑर्थो पे लगाएंगे या पैरा पे लगाएंगे या दोनों पे लगाएंगे। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आने वाले को सिर्फ मेटा पे लगाएंगे। अच्छा जी, अब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स के लिए कंडीशंस क्या हैं, मतलब वो कौन सी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से एक ग्रुप जो है वो ऑर्थो पैरा बनेगा, या वो कौन सी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से ग्रुप जो है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, या हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ग्रुप ऑर्थो पैरा है और कौन सा ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है। तो उसके लिए मैं ये पॉइंट्स बता रहा हूं। आइडेंटिफिकेशन और कंडीशन ये दोनों एक ही बात है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले, ये मैं पहले एग्जांपल लिख रहा हूं इसकी। ये बेंजीन रिंग पे हमारे पास लगा हुआ है OH, OH ग्रुप लगा हुआ है। अच्छा, अब हम आइडेंटिफिकेशंस और कंडीशंस पढ़ने लगे हैं। आइडेंटिफिकेशन यानी कि आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये ग्रुप ऑर्थो पैरा है या मेटा डायरेक्टिंग है, या ऑर्थो पैरा होने के लिए क्या कंडीशंस हैं। दोनों सेम बातें हैं, आइडेंटिफिकेशंस या कंडीशंस सेम। इसमें भी मैं इसी तरह ही बात करूंगा। इसमें हम एग्जांपल ले रहे हैं, हमारे पास है जी NO2। तो इसके लिए भी आइडेंटिफिकेशंस और कंडीशंस। अच्छा जी, ये हमें नजर आ रहा है इस ग्रुप में, ये जो हमारे पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में हमारे पास OH लगा हुआ है, ये ऑक्सीजन जो है अपने साथ वाले एलिमेंट यानी कि हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो पहली जो कंडीशन है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप के लिए वो ये है, द एलिमेंट अटैच टू द बेंजीन रिंग, द एलिमेंट अटैच्ड टू द benzene ring must be more electronegative than the neighboring atom। तो ये जो ऑक्सीजन है ये बेंजीन रिंग के साथ अटैच है और ये अपने साथ वाले एटम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो पहली कंडीशन क्या है ऑर्थो पैरा होने के लिए, कि वो एलिमेंट, ग्रुप का वो एलिमेंट जो डायरेक्ट बेंजीन रिंग के साथ अटैच है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा अपने साथ वाले एटम से। तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये पहली कंडीशन है। और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में ये वाइस वर्सा होगा, इसको उल्ट कर दो, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में ये उल्ट हो जाएगा कि ये जो नाइट्रोजन है हमारे पास ये ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसके केस में ये एलिमेंट कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। द एलिमेंट अटैच टू द बेंजीन रिंग must be less electronegative the element attached to the benzene ring must be less electronegative than the neighboring atom। ठीक है, ये पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन क्या है ऑर्थो पैरा के लिए, दूसरी कंडीशन ये है हमारे पास कि उस एलिमेंट के पास लोन पेयर भी होनी चाहिए, लोन पेयर भी होना चाहिए। द एलिमेंट शुड हैव लोन पेयर।
जैसे कि यहां पर हमारे पास ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के पास हमारे पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, तो उस एलिमेंट के पास लोन पेयर भी होना चाहिए, ये सेकंड कंडीशन है। और इसमें उल्ट कर लो, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में ये वाइस वर्सा हो जाएगा, द एलिमेंट शुड हैव नो लोन पेयर। एलिमेंट के पास लोन पेयर नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहां पर हमारे पास ये जो नाइट्रोजन है, इसमें इसके पास लोन पेयर नहीं है, क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन ने 5 के 5 इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो बॉन्डिंग में इस्तेमाल कर लिए हैं। नाइट्रो ग्रुप में नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन्स जो है ना बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए हैं, तो इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है जी। तो ये कंडीशंस आपको समझ में आ गई हैं, बहुत सिंपल सी कंडीशंस हैं, और ये आइडेंटिफिकेशन भी है। अगर उस ग्रुप का जो मेन एलिमेंट है वो अपने साथ वाले से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो ऑर्थोपैरा है, और अगर कम है तो वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब ये करते क्या है, अब ये जो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं, इनके पास चूंकि ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ऑक्सीजन के पास अपने लोन पेयर्स भी हैं। तो ये क्या करते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देते हैं बेंजीन रिंग में। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देते हैं बेंजीन रिंग में। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स को हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स कहते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देते हैं बेंजीन रिंग के अंदर, तो बेंजीन रिंग के पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाते हैं। तो चूंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, तो जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है वो जल्दी से आएगा। क्यों? क्योंकि रिंग के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए हैं, तो आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो जल्दी से आएगा। तो इसका मतलब है ये बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, तो इसलिए हम इनको एक्टिवेटिंग ग्रुप्स भी कहते हैं। ये बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में क्या होगा, उल्ट होगा। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में ये हुआ कि नाइट्रोजन के भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने खींच लिए, नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स थे वो ऑक्सीजन ने खींच लिए। अब नाइट्रोजन हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब क्या करेगा नाइट्रोजन, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, विड्रॉ कर लेगा। ये जो नाइट्रोजन होगा ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर लेगा, तो इसलिए हम इनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स। ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है ना, तो ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेते हैं, ले लेते हैं। तो इससे क्या हुआ, बेंजीन रिंग के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कम हो गए, तो अब जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है वो आसानी से नहीं आ सकता। तो इस केस में इन्होंने बेंजीन रिंग की एक्टिविटी को कम किया, तो इसलिए हम इनको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस है। अब ये ऑर्थोपैरा ही क्यों है और ये मेटा ही क्यों है? अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि जो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे। कहां रिलीज करते हैं? अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, हैलोजेंस वाला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। हाँ जी, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करते हैं। किस पोजीशन पे रिलीज करते हैं? ये सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे ही रिलीज करते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स कहां जाते हैं? सिर्फ ऑर्थो पे और पैरा पे। तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाते हैं कहां पर? ऑर्थो पे और पैरा पे। तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे ही लगता है। दैट्स वाई ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे ही, वो क्यों? अच्छा, इसका ताल्लुक, एक तो इसके दो पॉइंट्स हैं। इसका ताल्लुक एक तो स्टेबिलिटी के साथ है।
जब इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे तो वो ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू जब वो मेटा पे जाते हैं। अच्छा, एक तो इसका ताल्लुक स्टेबिलिटी के साथ है, अभी दूसरा पॉइंट भी मैं इसका बताता हूं। अच्छा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर लेते हैं कहां से? ऑर्थो से और पैरा से। ऑर्थो और पैरा से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर लेते हैं। तो अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिर्फ मेटा पे ही मौजूद हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहां मौजूद हैं? सिर्फ मेटा पे। तो दैट्स वाई आने वाला ग्रुप सिर्फ मेटा पे ही लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सिर्फ मेटा पोजीशन पे मौजूद है। ऑर्थो और पैरा से तो इलेक्ट्रॉन्स उन्होंने ले लिए, तो ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई। ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है जी। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन्स कहां से विड्रॉ करेंगे? ऑर्थो और पैरा पोजीशन से। तो ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं लगेगा, लेकिन मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तो आने वाला ग्रुप मेटा पोजीशन पे लग जाएगा। अच्छा, मैंने बताया एक तो इसका ताल्लुक है स्टेबिलिटी के साथ कि जब इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं ना ऑर्थो और पैरा पे तो वो स्टेबल होते हैं। दूसरा, हमने वो जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर में पढ़ा था ना, देवर स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था ना, अब उसकी इंपॉर्टेंस शुरू हो गई है। वहां तो इसकी इंपॉर्टेंस नहीं थी इतनी, देवार स्ट्रक्चर की हमारे पास इंपॉर्टेंस है इस केस में। तो इसमें ये हमारे पास थे जी बॉन्ड्स जी। लेट से ये हमारे पास वन पोजीशन है और यहां पर हमारे पास ये ग्रुप लगा हुआ है। तो ये वन है, ये टू है, यानी कि ये ऑर्थो है और ये पैरा है। तो ये हमारे पास ग्रुप लगा हुआ है। ये मैंने डेवार स्ट्रक्चर लिखा है बेंजीन का। अब इसमें आपको नजर आ रहा है कि इसमें इस ग्रुप का डायरेक्ट रिलेशनशिप, इसकी डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ है? इस ऑर्थो के साथ इसका डायरेक्ट कनेक्शन है, इस ऑर्थो के साथ इसका डायरेक्ट कनेक्शन है, और इस पैरा के साथ इसका डायरेक्ट कनेक्शन है। मेटा के साथ इसका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। तो दीवार स्ट्रक्चर जो है वो रीजन है यहां पर कि ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे ही क्यों देते हैं, या ऑर्थो और पैरा से ही क्यों विड्रॉ करते हैं? क्योंकि इस ग्रुप का डायरेक्ट कनेक्शन होता है किसके साथ? ऑर्थो के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है और पैरा के साथ भी डायरेक्ट कनेक्शन है, जबकि मेटा के साथ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। पहले वो ऑर्थो पे आएगा और फिर मेटा पे जाएगा, लेकिन ऑर्थो और पैरा के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। तो अगर ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा सिर्फ ऑर्थो पे या पैरा पे। या अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और अगर ये क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को कहां से विड्रॉ कर लेगा? इलेक्ट्रॉन्स को ये विड्रॉ करेगा ऑर्थो से या ये पैरा से, क्योंकि ऑर्थो और पैरा के साथ इसका डायरेक्ट कनेक्शन है। जी, समझ आ गया आपको? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे। दैट्स वाई ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे लगता है। तो और इनको हम एक्टिवेटिंग ग्रुप्स भी कहते हैं। ये बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं। जबकि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर लेते हैं ऑर्थो और पैरा से। तो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं सिर्फ मेटा पोजीशन पे, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल सिर्फ मेटा पोजीशन पे लगेगा। और ये बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं और इनको हम कहते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। अब हमारे पास कौन कौन से ऑर्थो पैरा ग्रुप्स हैं और कौन कौन से मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं, इनकी जो सीक्वेंस है ना वो आपने जरा याद कर लेनी है। ये हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल्स ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की। सबसे पहले जी हमारे पास OH, उसके बाद है SH, NH2, NHR,
NR2 OCH3, उसके बाद अगला है SCH3, और सिर्फ अल्काइल रेडिकल भी इसमें आते हैं, अल्काइल रेडिकल भी इसमें आते हैं, और उसके बाद आता है जी क्लोरो ब्रोमो आयोडो। ठीक है, ये हमारे पास, अच्छा ये आपके पास ऑर्डर है, मतलब जब OH लगा होगा ना तो वो सबसे ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है इन सब में। उससे कम है SH, उससे कम है NH2, उससे कम है NHR, उससे कम है NR2, फिर है OCH3, फिर है SCH3, फिर है R अल्काइल रेडिकल में, जैसे कि हम मिथाइल की बात कर लेते हैं, और लास्ट पर ये हैलोजेंस हैं क्लोरो ब्रोमो आयोडो। अभी हम बात करते हैं कि ये तीनों जो है ना ये एक्सेप्शंस हैं क्लोरो ब्रोमो आयोडो। अच्छा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स में हमारे पास हैं NO2 सबसे पहले। NO2 सबसे ज्यादा जो अच्छा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है वो NO2 है। उसके बाद NR3, फिर C ट्रिपल बॉन्ड N सायनो ग्रुप, फिर COOH, और फिर CHO, और फिर COR, और NH3 पॉजिटिव, और CCl3। अब ये जो मिथाइल ग्रुप है ना हमारे पास, मिथाइल ग्रुप, ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ये भी क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो मिथाइल बेंजीन की अगर आप नाइट्रेशन करवाओ जी, हमारे पास है जी टॉलुइन यानी कि मिथाइल बेंजीन। तो अगर आप इसकी क्या करवाओ, नाइट्रेशन, कल हमने पढ़ा था नाइट्रेशन, नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, टेम्परेचर है जी हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये दोनों ऑर्थो पे लगाएगा नाइट्रो को, और पैरा पे लगाएगा। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनेगा हमारे पास। तो मिथाइल ग्रुप दोनों ऑर्थो पे नाइट्रो को लगाएगा और एक पैरा पे नाइट्रो को लगाएगा। तो इसको हम कहेंगे 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलुइन, TNT। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलुइन, TNT। अच्छा, अब आपने ये जो क्लोरो ब्रोमो आयोडो है ना, इनकी जरा एक्सेप्शंस देख लेनी है। अभी हमने इनको किस में लिखा हुआ है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स में हमने लिखा हुआ है। लेकिन उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जी। अभी हम बात करने लगे हैं, ये जो मैंने क्लोरो ब्रोमो आयोडो लिखा है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में, ये बेसिकली बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं। ये बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं। ऑल्दो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में आ रहे हैं, लेकिन ये बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं। अच्छा, ये दो बातें समझनी है आपने। एक होता है हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट, एक हमारे पास क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट। और दूसरा हमारे पास होता है रेजोनेंस इफेक्ट। एक हमारे पास होता है इंडक्टिव इफेक्ट और एक हमारे पास होता है रेजोनेंस इफेक्ट। ये हमारे पास एक कंपाउंड है प्रोपाइल क्लोराइड। क्लोरीन और कार्बन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? क्लोरीन और कार्बन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो क्लोरीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है इसको हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट।
यानी कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है, तो जिसकी तरफ जाता है उसका नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है, और जिससे दूर जाता है उसका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है। तो यहां से हमें पता चला ये जो मिथाइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेटिंग ग्रुप है। ये जो मिथाइल ग्रुप है ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो मिथाइल ग्रुप का पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, जबकि क्लोरीन का नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। तो यहां पर हम इसलिए तो यहां पर हम बात कर रहे थे कि ये जो मिथाइल बेंजीन है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। क्यों? क्योंकि मिथाइल जो है इसका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। मिथाइल ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। इसको हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अच्छा, क्लोरीन का या हेलोजन्स का नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। तो फिर ये जो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाले होते हैं उनको मेटा में आना चाहिए, उनको मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में आना चाहिए, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करते हैं वो तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो इनको हमने लिखा हुआ है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में। अच्छा, दूसरा इफेक्ट होता है हमारे पास रेजोनेंस इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट होता है हमारे पास रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है? वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, या आपने हमने पढ़ा था ना बेंजीन रिंग में, इलेक्ट्रॉन पेयर्स की जो इलेक्ट्रॉन्स की जो डिफरेंट पॉसिबिलिटी होती है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स का अरेंज होना रिंग के अंदर, इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं वो एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो इसको हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये जो क्लोरीन है ना इसका पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट है। इस वजह से ये रेजोनेंस करवा देता है बेंजीन रिंग में। रेजोनेंस का मतलब है कि डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स करवा देता है ये बेंजीन रिंग के अंदर। तो पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट होने की वजह से ये ऑर्थो पैरा में शामिल हो रहा है, लेकिन नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होने की वजह से ये बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है। इसलिए जब भी आपसे पूछा जाएगा कि क्लोरोबेंजीन जो है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो क्लोरोबेंजीन जो है ये इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी, क्योंकि क्लोरीन जो है वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। हम उसको ऑर्थो पैरा में फिर क्यों लिख रहे हैं? ऑर्थो पैरा में हम इसको लिख रहे हैं ड्यू टू पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स का रेजोनेंस करवा देता है बेंजीन रिंग में। ऑल्दो ये इलेक्ट्रॉन्स खींचने की सलाहियत रख रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ये रेजोनेंस भी करवाता है बेंजीन रिंग के अंदर। तो आप लोगों से एक क्वेश्चन है, रेजोनेंस का मतलब ये होता है कि जिस तरह हम बात करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं वो रीअरेंज होते हैं बेंजीन रिंग में, इसको हम कहते हैं रेजोनेंस। कभी इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ गया, कभी इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ गया। जी, बाकी हैलोजेंस भी। तो जब आप रेजोनेंस करवाओगे बेंजीन रिंग में, तो इलेक्ट्रोफाइल्स की जो लगने की पोजीशन है, इलेक्ट्रोफाइल्स जो जो इलेक्ट्रोफाइल्स आएंगे वो बेंजीन रिंग के ऊपर आके अटैच होंगे ना। तो रेजोनेंस जब ये करवाएगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर्स बेंजीन रिंग के अंदर ही जो है ना वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। रेजोनेंस इफेक्ट से क्या मुराद है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को बेंजीन रिंग के अंदर ही रोटेट करवा रहा है। कभी इलेक्ट्रॉन पेयर इधर ले जाता है, कभी इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरी तरफ ले आता है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है वो बेंजीन रिंग के अंदर रोटेट कर रहे हैं। ये है जी रेजोनेंस इफेक्ट। तो उसका पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट है जी। उसमें पहले से रेजोनेंस है, लेकिन क्लोरीन जो है अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स भी इन्वॉल्व कर देता है, अपने लोन पेयर्स भी इन्वॉल्व करता है। क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर हैं। तो वो 3 लोन पेयर भी ये बेंजीन रिंग में इंट्रोड्यूस करवा के मजीद और रेजोनेंस क्रिएट करवाता है। उसका पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट है। अच्छा, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है,
जी, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में इंडक्टिव इफेक्ट भी नेगेटिव होता है और रेजोनेंस इफेक्ट भी नेगेटिव होता है। क्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है ना। क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्लोरीन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक बॉन्ड बनाता है, बाकी 3 लोन पेयर्स हैं। मार्श गैस मीथेन को कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? इनमें से कौन सा लीस्ट रिएक्टिव है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में? जो बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करेगा, जो बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करेगा। बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करने वाला कौन है? फिनोल में तो OH लगा हुआ है, वो तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। एनिलीन में NH2 लगा हुआ है, वो भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो फिनोल में हमारे पास क्या लगा हुआ है? OH ऑर्थो पैरा है। एनिलीन में NH2 है, ऑर्थो पैरा है, ये दोनों एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं। और बेंजीन में तो कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ, लेकिन इसके ऊपर क्लोरो लगा हुआ है जो कि बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है ड्यू टू नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। सो द राइट आंसर इज डेल्टा। Which of the following is nitrated with difficulty? Toluene, benzene, aniline, and benzaldehyde. नहीं, मेटा कम रिएक्टिव होते हैं ऑर्थो पैरा से। मेटा ग्रुप्स जो हैं बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं।
मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं, तो लिहाजा उनकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं, तो उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइट्रेटेड विद डिफिकल्टी, इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है अगर आप उसकी नाइट्रेशन करवाओगे तो वो बहुत मुश्किल से होगी। इनमें से किस कंपाउंड की जो नाइट्रेशन आप करवाओगे वो मुश्किल से होगी, टोलुइन की, बेंजीन की, एनिलीन की, या बेंजल्डिहाइड की। जी, जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। टोलुइन पे CH3 लगा हुआ है, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। बेंजीन पे कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ, तो ना उसको कोई एक्टिवेट कर रहा है ना उसको डीएक्टिवेट कर रहा है। एनिलीन NH2 है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। और बेंजल्डिहाइड पे CHO लगा हुआ है, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो ये बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। सो द राइट आंसर इज डेल्टा बेंजल्डिहाइड। जी बच्चों, क्लियर है? जी, कार्बोकैटायन अभी हम शुरू करने लगे हैं नया यूनिट। उसमें हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह ये जो यूनिट है, यूनिट नंबर 8, ये एंड हो गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे अल्काइल हेलाइड्स को। तो अभी मैं ये स्ट्रीम एंड कर रहा हूँ। तो आपको, चूंकि हमने नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करना है, तो नेक्स्ट यूनिट के लिए आपको एक नया लिंक आ जाएगा। अभी मैं इस स्ट्रीम को एंड कर रहा हूँ और उसके लिए आपको नया लिंक आएगा। ठीक है। आइसो ऑक्टेन हमारे पास होता है 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। ये है हमारे पास आइसो ऑक्टेन। जिसमें जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो नियोपेंटेन में ज्यादा ब्रांचिंग है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। हम्म। ठीक है। ठीक है। जी बच्चों, तो अब आपकी नमाज की ब्रेक है 10 मिनट्स की। तो मैं ये स्ट्रीम एंड कर रहा हूँ। तो आपको नया नया लिंक आ जाएगा। तो 10 मिनट्स बाद हम मिलते हैं नए लिंक के साथ। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।